दोस्तों, डेमोक्रेसी में सरकार से अपनी बात को मनवाने के लिए आंदोलन एक बहुत ही कॉमन तरीका है। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से आंदोलन करते हैं। कुछ लोग अनशन पर बैठते हैं, कुछ लोग धरने पर बैठते हैं, कुछ लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन कैंपेन चलाते हैं, तो कुछ लोग ज्ञापन देते हैं। ये सभी का अपना अपना आंदोलन करने का तरीका है। लेकिन जो भी आंदोलन करता है उसके सामने एक मकसद होता है कि वो आंदोलन क्यों कर रहा है। वो किसी बिल के लिए आंदोलन कर रहा है, किसी कानून के फेवर में या किसी कानून के अगेंस्ट में आंदोलन कर रहा है, या फिर अपना कुछ काम कराने के लिए या कोई जनता की मांग को रखने के लिए आंदोलन कर रहा है। 2008 से लेकर 2010 का जो समय था वो भयंकर एंटी इनकम्बेंसी का समय था, जहां पर कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए। इससे पहले अगर आप देखें तो कांग्रेस बहुत ही मेजर तरीके से बैकफुट पर थी। सच्चर कमेटी का बहुत विरोध हुआ था, जिसमें उस समय के गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी सच्चर कमेटी का बहुत विरोध किया था। तो सच्चर कमेटी का विरोध था, CWG, कोलगेट और इस तरह के स्कैम्स भी निकल निकल के सामने आ रहे थे, और लोगों के बीच में एक धारणा बन चुकी थी कि प्रधानमंत्री बहुत इनसेंसिटिव हैं। आज हम उस समय के 3 बड़े आंदोलनों के बारे में बात करेंगे। पहला आंदोलन है इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हुआ और अन्ना हजारे जिसका चेहरा बने। ये आंदोलन 2009 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में और भी बहुत बड़े बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े थे, जैसे कि किरण बेदी, कुमार विश्वास, जस्टिस तेवतिया, इस तरह के बहुत सारे लोग जो अपने अपने एरिया के बड़े फेमस चेहरे थे, वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े थे। दूसरा आंदोलन था भारत स्वाभिमान आंदोलन। ये आंदोलन राजीव दीक्षित जी ने शुरू किया, और इसमें जो पूरे रिसोर्सेज को लगाया गया वो बाबा रामदेव की तरफ से लगाया गया। तो हम इसे बाबा रामदेव के आंदोलन के नाम से जानते हैं, क्योंकि राजीव दीक्षित की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी। कुछ लोग बोलते हैं उनकी हत्या कराई गई, कुछ लोग बोलते हैं उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जो भी था 2010 में राजीव दीक्षित की मृत्यु हो गई, जब वो इसी आंदोलन के कारण भारत भर में जन जागृति कर रहे थे। तो राजीव दीक्षित इस आंदोलन का ब्रेन थे और बाबा रामदेव इस आंदोलन का चेहरा थे। बाबा रामदेव के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा था। ये दोनों ही आंदोलन उस समय जनता के बीच में बहुत पॉपुलर थे, और ज़्यादातर जनता इन दोनों ही आंदोलनों के साथ जुड़ी हुई थी। जैसे मैं खुद भी इन दोनों आंदोलनों के साथ जुड़ा हुआ था। एक तीसरा आंदोलन भी चल रहा था जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। वो तीसरा आंदोलन है गंगा की अविरलता और निर्मलता को बचाने का आंदोलन। ये आंदोलन उस समय के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के मार्गदर्शन में चल रहा था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे आज के जो शंकराचार्य हैं और उस समय के उनके दंडी सन्यासी स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। वो आज शंकराचार्य हैं, उस समय पे वो शंकराचार्य नहीं थे, लेकिन वो अलग अलग बैकग्राउंड से सभी लोगों को इकट्ठा करके गंगा को बचाने के लिए मुहिम चला रहे थे। और इस आंदोलन का चेहरा थे प्रोफेसर GD अग्रवाल। प्रोफेसर GD अग्रवाल के बारे में मैं एक और वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है। प्रोफेसर GD अग्रवाल ने IIT रुड़की से BTech किया, और बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से PhD इन एनवायरमेंटल साइंस किया। जब सेंटर फॉर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना तो उसके पहले मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर GD अग्रवाल थे, और उनके नेतृत्व में उन्होंने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए और काफ़ी सारा रिसर्च वर्क किया, जिसमें से एक जो प्रोमिनेंट रिसर्च था वो था कि गंगा नदी जो हैं, गंगा जी जो हैं, जिनको हम गंगा माँ कहते हैं, उनके पानी में बैक्टीरियाज़ को मारने की क्षमता है, और ये उन्होंने बहुत कंक्लूसिवली प्रूव किया था। इसीलिए आप देखेंगे कि कुंभ मेले में इतने सारे लोग एक साथ स्नान करते हैं लेकिन वो बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियाज़ को मारने की क्षमता है। अब प्रोफेसर GD अग्रवाल ने ये भी फिगर आउट किया कि अगर गंगा नदी के पानी को ब्लॉक कर दिया जाए, अगर उसकी अविरलता को रोक दिया जाए, अविरलता मतलब फ्लो जो है, कंटिन्यूस फ्लो, अगर उसको चेक कर दिया जाए तो पानी में बैक्टीरियाज़ को मारने की क्षमता कम हो जाती है। तो प्रोफेसर GD अग्रवाल जून 2008 में धरने पर बैठे। तो उस समय पे उनके धरने का पर्पज़ ये था कि गंगा नदी का शुरू के जो 125 किलोमीटर हैं, उन 125 किलोमीटर में गंगा जी के फ़्लो को चेक ना किया जाए, बीच बीच में कहीं पर रोका ना जाए गंगा जी के फ़्लो को, और उस फ़्लो को एज इट इज़ रखा जाए। लगभग 15-20 दिन धरने पर बैठने के बाद उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी, जिसके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने GD अग्रवाल जी की बात को मान लिया, और गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि हम ऐसी एक कमेटी बनाएंगे जो इन सब चीज़ों को इंश्योर करेगी। तो प्रोफेसर GD अग्रवाल ने अपना धरना ख़त्म कर दिया। इन धरनों के पीछे प्रोफेसर GD अग्रवाल अकेले नहीं थे, एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसका नेतृत्व शंकराचार्य जी कर रहे थे, और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के प्रेशर में आके कांग्रेस की सरकार ने नवंबर 2008 में गंगा को नेशनल रिवर डिक्लेयर किया,
और एक नेशनल गंगा रिवर बेसिन करके कमेटी का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि अब गंगा नदी नेशनल रिवर बन चुकी है, तो वो गंगा नदी की अविरलता और निर्मलता को इंश्योर करेगी। कांग्रेस की सरकार ने ये कमेटी तो बना दी और गंगा को नेशनल रिवर भी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया और केंद्र सरकार ऊपर लोहरी नागपाल पे डैम्स बनाने लगी। बाद में जब ये चीज़ शंकराचार्य जी के संज्ञान में आई तो उन्होंने इस आंदोलन को दोबारा से खड़ा किया लगभग 7-8 महीने के बाद। 14 जनवरी 2009 को प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल दोबारा से अनशन पर बैठे और इस बार उनकी डिमांड्स बड़ी स्पेसिफिक थी। उन्होंने कहा कि लोहरी नागपाल जो डैम है उसको बंद कर देना चाहिए। ये पूरी परियोजना थी, एक डैम नहीं था, ये पूरी परियोजना थी। तो उन्होंने कहा कि इसको स्क्रैप कर देना चाहिए। धीरे धीरे करके सभी लोग उनके सपोर्ट में आने लगे। भले ही प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल के अनशन को मीडिया कवरेज ज़्यादा नहीं मिल रही थी, लेकिन ग्राउंड पे ये आंदोलन बहुत बड़ा हो चुका था। इतना बड़ा हो चुका था कि 38 डेज़ के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, उस समय की कांग्रेस की सरकार में इन्वायरमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश थे, तो जयराम रमेश आए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टे कर दिया। स्टे करने के बाद, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में बहुत सारा पैसा ऑलरेडी लग चुका था सरकार का, और वो जो पैसा था वो हज़ारों करोड़ रुपए लग चुका था, तो सरकार चाहती थी कि इस प्रोजेक्ट को बंद ना किया जाए। और वो आर्ग्यूमेंट ये दे रहे थे कि क्योंकि इस परियोजना में ऑलरेडी हज़ारों करोड़ रुपए लग चुका है, अगर हम इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप करेंगे तो वो हज़ारों करोड़ रुपए वेस्ट जाएगा। उस समय स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का वीडियो अवेलेबल है और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि अगर आपके खाने में जहर है और आपको ये पता चल जाए कि खाने में जहर है, तो भले ही वो खाना कितना भी कीमती क्यों ना हो, हम उसे खाएंगे थोड़ी। तो इस प्रोजेक्ट को तो स्क्रैप करना ही पड़ेगा। मंत्री जी ने भी स्वीकार किया था कि नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रश्न एक ही उठाया कि उस पर इतना रुपया खर्च हो गया। बात यही है कि उचित और अनुचित का निर्णय लेने के लिए रुपया कितना महत्वपूर्ण होता है। जब हम जान गए कि हमारे सामने थाली में परोसा गया भोजन विषाक्त है, तो ये प्रश्न कहाँ उठता है कि वो कितने रुपए का बना। लेकिन फिर भी इस पर विचार किया जा रहा है कि कितने रुपए का भोजन है, बड़ा महंगा है, कैसे छोड़ दें। तो ये तो कोई बात नहीं है। अगर आपने जान लिया कि इसमें विष है, ये नुकसान करेगा शरीर में जाकर के, तो फिर वो कितने ही रुपए का हो उसको नहीं खाना चाहिए, नहीं खाने दिया जाना चाहिए। तो हम लोग इस बात पर एकदम तत्पर हैं कि ये कार्य नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर रुपए की बात, और फिर आपने वहां पर कहा था एक मीटिंग में कि इनको गुरुदास अग्रवाल जी को उद्देश्य करके कि आप लोग बार बार आमरण अनशन की धमकी देते हैं, वो हमको प्रेशर होता है, आप लोग ये मत करिए, ये भी मत करिए, वो भी मत करिए, वो भी मत करिए। तो हमने एक बात निकाल करके आपके सामने रखी थी कि ठीक है, हम ये भी नहीं करते हैं, बात केवल पैसे की आकर के ठहरती है, तो पैसा भी हम लोग दे देंगे। आज हमने अभी आपका जो एटीट्यूड देखा, जो व्यवहार देखा, कमरे में बैठ करके आप बात कर रहे थे, बड़ा हमको दुख पहुंचा। और उन्होंने बहुत स्ट्रांग वर्ड्स में ये बोला था कि अगर आप स्क्रैप नहीं करोगे, अगर सरकारें स्क्रैप नहीं करेंगी, तो ये काम जनता अपने हाथ में लेगी। फाइनली 2010 में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उस पूरे प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया, जबकि वो प्रोजेक्ट लगभग 70-80% कंप्लीट हो चुका था और उसमें हज़ारों करोड़ रुपए लग चुके थे। आज हम इन 3 आंदोलनों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपको कंपैरिजन के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ कि जब कोई सच्चा आदमी, सच्चा व्यक्ति आंदोलन करता है, तो वो उस आंदोलन को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाता है और उसके डबल फेस नहीं होते। डबल फेस का मतलब ऐसा नहीं है कि हम ऊपर से तो दिखा रहे हैं कि हम गंगा को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अंदर हमारा कुछ अल्टीरियर मोटिव है। अंदर हम चाहते हैं कि हमें कोई पद मिल जाए या हमें कुछ पैसा मिल जाए, क्योंकि अगर पद या पैसे या किसी और चीज़ की लालसा होती तो कांग्रेस की सरकार वो पूरा कर देती। अब इसके पैरेलल जो 2 और आंदोलन चल रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी का आंदोलन और बाबा रामदेव का आंदोलन, उन दोनों आंदोलनों पर भी एक थोड़ी सी नज़र डालते हैं। अरविंद केजरीवाल का जो आंदोलन था वो एक एंटी करप्शन मूवमेंट की तरह उठा था। अन्ना हजारे उसका चेहरा बने थे, एंटी करप्शन मूवमेंट की तरह उठा था और उन्होंने एक सॉल्यूशन की फॉर्म में ये कहा था कि अगर ये जन लोकपाल बिल आ जाएगा तो सारे के सारे करप्ट लोग ऑलरेडी जेल में चले जाएंगे और करप्शन पर कंट्रोल हो जाएगा। इस आंदोलन को बहुत बड़ी मीडिया कवरेज मिली और मीडिया कवरेज मिलने के बाद ये आंदोलन एक पैन इंडिया आंदोलन बन गया। पैन इंडिया आंदोलन बनने के बाद अन्ना हजारे जी को साइड कर दिया गया और अरविंद केजरीवाल ने इसी आंदोलन में से एक पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्म कर दिया, जिसको आज हम आम आदमी पार्टी के नाम से जानते हैं। आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, ये सब लोग थे और आम आदमी पार्टी को पॉलिटिकल सफलता भी मिली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपनी फॉर्मेशन के 1-2 साल के अंदर ही एक राज्य में अपनी सरकार बनाना, ये एक बहुत बड़ा अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट था।
अब केजरीवाल जी ने जब सरकार बनाई, पहली बार उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन 2014 में जब री इलेक्शन हुए तो केजरीवाल ने अपने बलबूते पर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई और उनको बम्पर समर्थन मिला। 70 में से 60 प्लस आई थिंक 67 सीट्स अरविंद केजरीवाल जी को मिली। इतनी सीटें मिलने के बाद अगर अरविंद केजरीवाल चाहते तो जो उन्होंने थ्योरी में प्रेजेंट किया था आंदोलन में, एंटी करप्शन का जन लोकपाल बिल सॉल्यूशन, अगर अरविंद केजरीवाल जी चाहते तो उस सॉल्यूशन को दिल्ली में इम्प्लीमेंट करके दिखा सकते थे। वो इसलिए दिखा सकते थे क्योंकि उसके बाद लगातार 10 साल तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ही बहुमत वाली सरकार रही। लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर करप्शन के बहुत सारे आरोप लगे और उन्होंने कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग कानून नहीं बनाया जिससे दिल्ली के अंदर करप्शन रुक सके। अभी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट पंजाब के अंदर है और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ है। लेकिन पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी ने इस तरह का कोई भी एंटी करप्शन कानून नहीं बनाया जो सिस्टेमिक तरीके से करप्शन को ख़त्म कर सके। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का जो आंदोलन था 2009-10 के आसपास में जो उन्होंने आंदोलन किया था, वो केवल एक मखौटा था, वो दिखाने के लिए था। लेकिन जब उनको मौका मिला तो उन्होंने अपने एंटी करप्शन बिल को खुद ही इम्प्लीमेंट नहीं किया। When they got the chance, they did not implemented what they asked the Congress government of that time to implement. अब रामदेव जी पर आते हैं। रामदेव जी का जो आंदोलन था उसको भी पूरे भारत से बहुत मेजर सपोर्ट मिला, पूरे भारत से। और राजीव दीक्षित की आवाज़ में, उनकी ऑरेटरी में वो जादू था कि लोग खिंचे चले आते थे। और राजीव दीक्षित की आवाज़ में वो जादू इसलिए था क्योंकि राजीव दीक्षित जी जो बोलते थे उसको जीते थे। यदि राजीव दीक्षित ये बोलते थे कि आप एलोपैथी दवाइयाँ मत लो, तो उन्होंने उसको जी कर दिखाया, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए लेकिन एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं ली। यदि राजीव दीक्षित ये बोलते थे कि स्वदेशी से ही सॉल्यूशन निकलेगा, पंच बकार की उन्होंने नीतियाँ दी, मतलब भजन, भोजन, भेषज, भाषा और भूषा, ये सब स्वदेशी होना चाहिए। तो उन्होंने जो पंच बकार की नीति दी वो अपने ऊपर भी उन पंच बकार की नीतियों को इम्प्लीमेंट करते थे। उनका भोजन पूरी तरह से स्वदेशी था, उनके भजन स्वदेशी थे, उनका भेषज, उनका पहनावा स्वदेशी था, उनकी भूषा स्वदेशी थी, उनका सब कुछ स्वदेशी था। और उसी स्वदेशी आंदोलन में से पतंजलि की FMCG वाली जो ब्रांड है वो निकली। आप देखिए 2010 से पहले पतंजलि के प्रोडक्ट्स नहीं आते थे। पतंजलि की हो सकता है कुछ दवाइयाँ आते हों, लेकिन पतंजलि के FMCG प्रोडक्ट्स नहीं आते थे। लेकिन भाई राजीव दीक्षित ने जब कहा कि हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो उनका मतलब ये नहीं था कि केवल हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। उनका मतलब ये था कि अगर आपको आपके गांव में कोई चीज़ मिल रही है तो आप गांव से खरीदो, अगर गांव में नहीं मिल रही है तो डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है, डिस्ट्रिक्ट से खरीदो, डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिल रही है तो राज्य से खरीदो, राज्य में नहीं मिल रही है तो देश से खरीदो। और अगर आप घर पे कोई सामान नहीं बना पा रहे हो तो हम आपको वो सामान बना कर देंगे। और वो विदेशी नीति, विदेशी नीयत, विदेशी भजन, विदेशी खान पान, इन सब चीज़ों के खिलाफ थे। अनफॉर्चुनेटली राजीव दीक्षित जी की मृत्यु हो गई 2010 में। तो ये आंदोलन अपने पैरों पे ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाया था, पॉपुलर बहुत हो चुका था, लेकिन तभी राजीव दीक्षित जी की मृत्यु हो गई। पूरे आंदोलन को चलाने का भार आ गया रामदेव के ऊपर। रामदेव जी ने रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जिसके ऊपर कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया, और इतना बड़ा, और वो क्रैकडाउन इतना मेजर था कि रामदेव को सूट सलवार और किसी महिला का सूट सलवार और चुन्नी ओढ़कर रात को भागना पड़ा। अगले दिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो वही सूट सलवार और चुन्नी ओढ़कर आए और कहा कि देखो मैं मर जाता, वो तो मैं भाग लिया वहाँ से। इतना मेजर क्रैकडाउन होने के बाद नॉर्मली आंदोलन क्रश हो जाते हैं, लेकिन रामदेव ने अपने आंदोलन को क्रश नहीं होने दिया। परंतु जो आंदोलन कांग्रेस और बीजेपी और सभी पॉलिटिकल पार्टी और उनकी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हुआ था, वो आंदोलन भाजपा के पीछे खड़ा हो गया। और मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं खुल के, पार्टी को कभी भी वोट ना करें, प्रत्याशी को वोट करें। अगर आपके यहाँ ऐसी मजबूरी आ जाए कि 2 गुंडे हैं बड़े बड़े, तो तीसरा अपना प्रत्याशी खड़ा करें, जो चरित्रवान है, जो आपके वोट की कदर कर सकता है, जो देश और समाज के लिए काम कर सकता है, उसको आप खड़ा करें और जिता के विधानसभा या लोकसभा में पहुंचाएं। पार्टियों के खड़े किए हुओं को हराएं। और रामदेव ने कहा कि मोदी को हम प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में सपोर्ट करेंगे। आप देखिए 2014 से पहले नरेंद्र मोदी को बीजेपी और आरएसएस के अंदर बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नरेंद्र मोदी वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस ऑफ प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट
फॉर 2014। उनको प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाने के पीछे जो सबसे स्ट्रॉन्ग आवाज़ थी वो रामदेव की थी, और रामदेव ने पूरे देश को बड़े सुहावने सपने दिखाए। रामदेव ने कहा कि अगर मोदी आ जाएगा तो पेट्रोल 35 रुपये का हो जाएगा, अगर मोदी आ जाएगा तो काला धन पूरा वापस आ जाएगा, ये जो स्विस बैंक में काला धन है ये वापस आ जाएगा, अगर मोदी आ जाएगा तो गौ हत्या बंद हो जाएगी, अगर मोदी आ जाएगा तो पूरी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, अगर मोदी आ जाएगा तो करप्शन खत्म हो जाएगा, और अगर मोदी आ जाएगा तो देश स्वदेशी की तरफ चल पड़ेगा। देश तो स्वदेशी की तरफ नहीं चला, रामदेव विदेशी की तरफ चल पड़े। रामदेव जो स्वदेशी पहनावे को प्रमोट करते थे, 2014 के बाद वो रगड़ जीन्स, वो फटी हुई जीन्स जिसका पहले वो विरोध किया करते थे, अब वो पतंजलि की ही फटी हुई जीन्स बेचने लगे। और हिंदुस्तान में जीन्स पहनने का, जून जुलाई का महीना है, जीन्स पहनेंगे भीतर से पूरे पैर सड़ जाते हैं पसीने में, फिर खुजली होती है, खुजाते रहो चारों तरफ खुजली। यहाँ इतनी गर्मी होती है, इसमें जीन्स पहनने का मतलब क्या है? ये फटी हुई जीन्स का भी ऑप्शन है, लेकिन हमने उतना ही फाड़ा है जिसमें कि भारतीयता भी बनी रहे, क्योंकि ज्यादा तोड़ फाड़ जो है वो फिर भारतीयता की हानि होती है। था किसी न्यूज चैनल को तो मैंने सुना था कि ये जीन्स फटी हुई है, पर इतनी भी नहीं फटी हुई कि सब कुछ दिख जाए, तो इसीलिए संस्कारी जीन्स। अभी भी हमने फटी हुई जीन्स रखी है, लेकिन उसमें भारतीयता का ध्यान रखा है। जिस मैगी का रामदेव विरोध किया करते थे, अब वो खुद ही मैगी बनाने लगे। जिस पाम ऑयल को रामदेव जहर बोलते थे, अब उसी पाम ऑयल को रामदेव अपने बिस्किट में डालने लगे, और वो बिस्किट जो बच्चों को खिलाया जाता है। और आज यदि कोई रामदेव से 2014 के पहले के उन्हीं के वाक्य के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले तो रामदेव उसको गरियाने लगते हैं। भैया पेट्रोल जो है उसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 35 रुपए के आसपास है, अब उसके ऊपर करीब 50% टैक्स है। ये तो पूरी स्टडी है मेरे पास में। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार? बाबा जी अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि जाता ना आदमी को ना, बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तो जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं? जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। इसमें एक बात और समझने वाली है कि 2008 से लेकर 2010 तक ये तीनों जो आंदोलन थे, इन तीनों आंदोलनों को भाजपा का पूरी तरह से समर्थन था। आरएसएस का इंडिया अगेंस्ट करप्शन को भी समर्थन था, और आरएसएस और बीजेपी का रामदेव के आंदोलन को तो पूरी तरह से समर्थन था ही। और नरेंद्र मोदी ने खुद जीडी अग्रवाल जी के फेवर में ट्वीट किया था जब जीडी अग्रवाल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे थे। तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी जीडी अग्रवाल जी को पहचानते थे। ऐसा नहीं है कि वो कोई अननोन फेस था जिसको वो जानते ना हो या जिन पे कोई शक हो कि ये कैसा काम कर रहे हैं। अब मैं अंत में आपको एक चीज़ और बताऊंगा। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल और शंकराचार्य जी के आंदोलन पे दोबारा वापस आते हैं। 2010 में जब लोहरी नागपाल परियोजना पूरी तरह से स्क्रैप हो गई तो 2011 में जीडी अग्रवाल जी ने शंकराचार्य की दीक्षा ली, मतलब वो ऑफिशियली शंकराचार्य जी के शिष्य बन गए फॉर्मली। 2014 में मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को भी और जीडी अग्रवाल को भी बड़ी उम्मीद थी नरेंद्र मोदी से कि ये गंगा के लिए कुछ कार्य करेंगे। वो उम्मीद इसलिए थी क्योंकि मोदी जी ने खुल के बोला था कि मैं ना आया हूँ ना मैं लाया गया हूँ, मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है और मैं गंगा माँ के लिए काम करूँगा। और इन्होंने चेहरे पर दिखाया भी कि देखो हम गंगा के लिए बहुत सारा काम करने वाले हैं। लेकिन जीडी अग्रवाल और शंकराचार्य चाहते थे एक्चुअल वर्क, वो केवल थिएट्रिक्स नहीं चाहते थे। तो 3-4 साल तक जब कोई काम नहीं हुआ
और 3-4 साल तक जब वर्ल्ड बैंक की जो मेजर फंडिंग आई थी गंगा की सफाई के लिए, जब उस फंडिंग का कोई पता नहीं चला कि वो फंडिंग जा कहाँ पे रही है, क्योंकि धरातल पे कोई काम नहीं दिख रहा था, तो जीडी अग्रवाल जी ने नरेंद्र मोदी को फिर से चिट्ठी लिखी। लेकिन 2014 के बाद जब जीडी अग्रवाल ने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, और एक बार चिट्ठी नहीं लिखी, बार बार चिट्ठी लिखी, चिट्ठी के बाद चिट्ठी, उसके बाद रिमाइंडर, फिर रिमाइंडर, तो नरेंद्र मोदी के पीएमओ की तरफ से उनके लेटर का जवाब या एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आया। फाइनली जीडी अग्रवाल जी ने दोबारा से अनशन पर बैठने की घोषणा की 2018 में। इस बार वो अनशन पर बैठ रहे थे बीजेपी सरकार के खिलाफ, क्योंकि गंगा की सफाई नहीं हो रही थी। जो 2008, 9, 10 में उनके मुद्दे थे कि गंगा की अविरलता और निर्मलता इंश्योर होनी चाहिए, वही उनके मुद्दे 2010 से लेकर 2018 तक वही मुद्दे थे, और कोई मुद्दा नहीं था उनका। तो 2018 में उन्होंने पहले मोदी को लेटर लिखा कि मैं अनशन पर बैठूंगा, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। फिर वो अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठने के बाद लगभग 111 या 100+ डेज तक वो अनशन पर भूखे बैठे रहे। फाइनली उन्होंने कहा कि गंगा दशहरे वाले दिन मैं पानी पीना भी छोड़ दूंगा, और उन्होंने जैसा उन्होंने कहा था उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। जब उन्होंने पानी पीना छोड़ दिया तो नितिन गडकरी की तरफ से थोड़ा रिस्पांस आया था, लेकिन मोदी की तरफ से फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आया। और फाइनली 2018 में जीडी अग्रवाल जी का देहांत हो गया। मरने से पहले जीडी अग्रवाल जी ने बोला था कि सब लोग सत्ता पाके सब लोग चेंज हो जाते हैं। उनका इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ था। तो उन्होंने बोला देखो ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, सब लोग बदल गए। और जीडी अग्रवाल जी ने बोला था कि अगर एक व्यक्ति ऐसे हैं जो नहीं बदले हैं तो वो हैं शंकराचार्य। तो शंकराचार्य की पोजीशन उनके हिसाब से ऐसी थी कि पहले भी वो सनातन के कॉज के लिए लड़ रहे थे, और नरेंद्र मोदी के आने के बाद भी वो सनातन के कॉज के लिए ही लड़ रहे थे। और ये आप देखेंगे तो वीडियोज़ अवेलेबल हैं। अभी के जो शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बड़े बड़े कार्य किए हैं। इन्होंने मायावती के खिलाफ बहुत बड़े कार्य किए हैं, बड़े धरने दिए हैं। और मायावती जब एक बार काशी में एक मंदिर को तोड़ रही थी, मायावती का प्रशासन, तो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी धरने पर बैठे थे और मायावती ने आकर उस मंदिर को दोबारा से रिस्टोर करवाया था। इसी तरह से अखिलेश यादव की सरकार में जब गणेश विसर्जन नहीं होने दिया जा रहा था तो इन्हीं शंकराचार्य जी ने लाठियाँ खाई थी। और अब बीजेपी की सरकार में जब गौहत्या अपने चरम पर पहुंच गई है तो यही शंकराचार्य हैं जो सड़क पर आ गए हैं। यदि कोई कार्य करके अपने कार्य का बखान नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कार्य नहीं किया। हमारे शंकराचार्य हमारे लिए हमेशा से खड़े रहे हैं और आज भी खड़े हैं। सवाल ये है कि क्या हिंदू समाज शंकराचार्य जी के साथ खड़ा है या नहीं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।